हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल विद्यार्थी ज्ञान। एबीएम में से मॉड्यूल डी का चैप्टर नंबर 31 का लास्ट पार्ट, आज पार्ट थर्ड हम करने वाले हैं। चैप्टर आपका जो है कंप्लायंस फंक्शंस एंड रूल्स ऑफ सीसीओ इन एनबीएफसी, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर्स का रोल एनबीएफसी में किस प्रकार से है ये हम देख रहे हैं, और कंप्लायंस फंक्शंस एनबीएफसी में किस प्रकार से किए जाते हैं इसके बारे में भी अभी तक हमने पढ़ा है। फ्रेंड्स, ये सारे टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ये टॉपिक हमारे दो टॉपिक रह गए हैं जो इस वीडियो में आज हम कंप्लीट करने वाले हैं कि गवर्नेंस गाइडलाइंस क्या है और ट्रांजिशन पथ क्या होते हैं, इसके बारे में यहाँ पे हम बात करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आज हम जो पढ़ने वाले हैं ये लास्ट दो टॉपिक हम पढ़ेंगे, लेकिन आपको ये बता दूं कि ये चैप्टर बहुत कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजिंग इस वजह से है कि जैसे देखिए यहाँ हमें जो पढ़ना है SBR, स्केल बेस्ड रेगुलेशंस के बारे में मेनली पढ़ना है कि SBR स्केल बेस्ड रेगुलेशन जो एनबीएफसी में किए जाते हैं। अब ये रेगुलेशन क्यों किए जाते हैं, आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि एनबीएफसी के जो एक्टिविटीज है, जो फंक्शंस है, वो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में है। ठीक है, फाइनेंशियल सेक्टर में ही डिफरेंट डिफरेंट वर्क उसके हैं। ठीक है, दूसरी चीज के नंबर ऑफ एनबीएफसी भी ज्यादा है, साइज में भी उसके डिफरेंस है, तो इस वजह से रिस्क भी उसमें इन्वॉल्व जो है वो अलग अलग हैं, जिसके वजह से आरबीआई ने एसबीआर सिस्टम को लाया कि अलग से स्केल बेस्ड रेगुलेशन उसका किया जा सके। ऐसा नहीं है कि सारे को एक ही रूल और रेगुलेशन सारे पे अप्लाई किया जाए, तो ऐसा आरबीआई ने नहीं किया। उन्होंने क्या किया कि एनबीएफसी जो है अलग अलग एक्टिविटी साइज के आधार पे क्या किया कि 4 लेयर में उन्होंने डिवाइड कर दिया। 4 लेयर में कौन से लेयर हैं, जैसे फर्स्ट जो आपके सबसे नीचे के लेयर है इसे बेस लेयर बोला गया, एनबीएफसी बेस लेयर इस ग्रुप में डाला गया। इससे जो अब इसमें मॉनिटरिंग की कम जरूरत पड़ेगी उसे। ठीक है, ये सीधा साधा जो है सो जितने भी एनबीएफसी है उसको इसमें डाल दिया गया एक्टिविटी के आधार पे, साइज के आधार पे। ये सब हम फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि कौन से बेस लेयर में आएंगे और कौन से दूसरे लेयर में जाएंगे, किस एक्टिविटी के आधार पे, किस साइज के आधार पे। ठीक है, सेकेंड लेयर जो है मिडिल लेयर है, इसमें थोड़ा सा बेस लेयर से ज्यादा यहाँ पे रेगुलेशंस की जरूरत पड़ती है, इसके लिए अलग गाइडलाइंस है। नेक्स्ट लेयर जो था ये आपका अपर लेयर था, एनबीएफसी अपर लेयर के रूप में इसे समझा गया। यहां रेगुलेशन इससे भी ज्यादा थोड़ा सा है, मिडिल लेयर से भी ज्यादा। और टॉप लेयर को एम्प्टी रखा गया, यहां कोई एनबीएफसी को डाला नहीं गया, लेकिन इसमें क्या बोला गया कि जब जरूरत पड़े तो किसी लेयर से यहां पे क्या किया जा सकता है, इसे मूव करवाया जा सकता है ना। रेगुलेशन जब बहुत ज्यादा करने की जरूरत हो तो इसे टॉप लेयर में फिर लाया जाएगा। तो इस तरह से 4 लेयर में डिवाइड किए गए एनबीएफसी जितने हैं उसे, और यही 4 लेयर में डिवाइड करके उसके रेगुलेशंस की जो बात की जा रही है यही आपका एसबीआर है, स्केल बेस्ड रेगुलेशन। बात समझ में आ गई। तो यहां पे चैप्टर ये कंफ्यूजिंग होने का कारण क्या है कि जैसे यहीं पे अभी हम बात करें, यहां क्या कह रहा है कि रेगुलेटरी चेंजेज अंडर एसबीआर स्केल बेस्ड रेगुलेशन एप्लीकेबल टू एनबीएफसी बीएल, है ना, बेस लेवल। बेस लेवल के लिए कौन से जो है यहाँ गवर्नेंस गाइडलाइंस की बात हम कर रहे हैं, उसको रेगुलेट करने की बात कर रहे हैं, उसमें जो एक्टिविटी होगा वो किस प्रकार से मैनेज किया जाएगा, ये गवर्नेंस हुआ। तो यहां पे बेस लेयर की बात तो कर रहा है ये, लेकिन साथ ही साथ आपका ये कंफ्यूजन हो सकता है कि सर बेस लेयर की बात तो ठीक है, ये 2 पॉइंट हम यहां पे समझ रहे हैं कि बेस लेयर में ये चीज होना है, लेकिन आपका ये कंफ्यूजन होगा कि बाकी लेयर वाले में क्या ये चीज लागू होगा या नहीं, कंप्लीटली लागू नहीं होगा। ठीक है, ऐसा भी तो क्वेश्चन अराइज हो सकता है आपका। देखिए एक चीज मैं बताऊं, यदि आपको डिटेल पढ़ना है तब तो आरबीआई के जो सर्कुलर है वहां पे आप जा करके पूरा सर्कुलर को आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरा यह मानना है कि जब बुक में यहां पे सिर्फ बेस लेयर की बात कर रहे हैं, बाकी लेयर के बारे में आप मत सोचिए ना, क्योंकि आप कंफ्यूज होंगे। उसका डिटेल जानना है तो जब एनबीएफसी में आप काम करेंगे, यदि चाहते हैं तो एनबीएफसी में काम कर सकते हैं। तो उसके बाद ऑटोमेटिक आपको सर्कुलर पढ़ना पड़ेगा, उसका ऑटोमेटिक जो है सो आपको जानकारी हो जाएगी कंप्लीट। जिस तरह से आप बैंक में काम कर रहे हैं तो आप जिस
जो काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड सर्कुलर तो डेफिनेटली आपको पता ही होता है। उसी प्रकार से एनबीएफसी में आप काम जब नहीं कर रहे हैं तो हर चीज को जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको सीआईबी एग्जाम पास करना है तो आपकी जो बुक में दिया है स्ट्रेट फॉरवर्ड उस चीज को आप समझिए। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एनबीएफसी बेस लेयर की हम बात करेंगे तो आपके दिमाग में ये भी आना चाहिए कि सर अपर लेयर का क्या होगा, टॉप लेयर का क्या होगा, मिडिल लेयर का क्या होगा, क्या ये सारे प्रोविजन उसमें भी लागू है क्या या नहीं है क्या। तो इतना ज्यादा आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि चैप्टर बहुत कंफ्यूजिंग है। कभी कभी आपका जो है सो कुछ रेगुलेशन बेस लेयर के लिए बता दिया गया है, कभी कुछ अपर लेयर के लिए बता दिया गया है, तो जो बताया गया है बस उस चीज को आप याद कर लीजिए, बहुत ज्यादा कंफ्यूज आप यहां मत होइए। इतनी बातें समझ में आ गई होगी, तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। देखिए अब फ्रेंड्स यहां पे कह रहा है कि रेगुलेटरी चेंजेज अंडर एसबीआर स्केल बेस्ड रेगुलेशन जो है उसके आधार पे एनबीएफसी जो बेस लेयर वाले एनबीएफसी हैं उसके लिए यहां क्या कह रहा है, तो 2 पॉइंट यहां समझते हैं। देखिए कह रहा है क्या कि रिस्क मैनेजमेंट कमिटी होना चाहिए इसमें, किस चीज के लिए, देखिए रिस्क मैनेजमेंट कमिटी किस लिए, इन ऑर्डर दैट बोर्ड इज एबल टू फोकस ऑन रिस्क मैनेजमेंट एनबीएफसी शैल कंटिन्यू constitute a risk management committee either at the board or executive level। मीन्स देखिए अब बोर्ड कमिटी तो ऐसे जब भी कोई भी लेवल हो उसके लिए तो बनाना ही होता है, कोई भी पॉलिसी जो है तो उसके बोर्ड के द्वारा अप्रूव तो होता ही है। तो यहां भी वही कह रहा है कि ये जो एनबीएफसी बेस लेयर वाले हैं इसके लिए भी आपका रिस्क मैनेजमेंट के लिए एनबीएफसी को कंस्टिट्यूट करना पड़ेगा रिस्क मैनेजमेंट कमिटी, आरएमसी, रिस्क मैनेजमेंट कमिटी, आइदर बोर्ड द्वारा या एग्जीक्यूटिव लेवल, ठीक है। The RMC shall be responsible for evaluating the overall risk faced by NBFC including liquidity risk and will report to the board। और जो भी रिस्क है उसे मैनेज करने के लिए ये आरएमसी जो है रिस्क मैनेजमेंट कमिटी जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा, वो रिपोर्ट भी करेगा बोर्ड को कि किस प्रकार से काम कर रहे हैं। इतनी बातें समझ में आ गई। आगे कह रहा है कि लोन टू डायरेक्टर, सीनियर ऑफिसर्स एंड रिलेटिव्स ऑफ द डायरेक्टर्स, कि उस केस में हम उसे लोन देंगे तो कैसे देंगे, क्या कर सकते हैं। कह रहा है यहां कि एनबीएफसी जो बेस लेयर वाले होंगे shall have a board approved policy on grant of loans to directors, senior officers and relatives of the directors and to entity where directors or their रिलेटिव हैव मेजर शेयर होल्डिंग्स। तो यहां पे देखिए आपको याद होगा इससे पहले वाले स्लाइड में हमने बताया था कि जो मिडिल लेयर वाले अपर लेयर वाले एनबीएफसी हैं वहां पे डायरेक्टर्स को, उसके रिलेटिव्स को या वैसी जगह पे जहां पे उसका शेयर होल्डिंग्स मेजर शेयर होल्डिंग हो वैसे जगह पे रेस्ट्रिक्शंस था। लेकिन यहां पे जो बेस लेयर है यहां पे कह रहा है क्या कि बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी होगा, कि बोर्ड की क्या पॉलिसी है उसके आधार पे यहां पे डायरेक्टर या सीनियर ऑफिसर्स या उसके रिलेटिव्स या तो फिर मेजर शेयर होल्डिंग किसी दूसरे कंपनी में जहां पे हो वहां पे लोन देने के समय बोर्ड की जो अप्रूव्ड पॉलिसी है उसके अनुसार से काम किया जाएगा। बात समझ में आ रही है। चलिए अब आगे हम पढ़ते हैं क्या है कि रेगुलेटरी चेंजेज अंडर एसबीआर एप्लीकेबल टू एनबीएफसी मिडिल लेयर और एनबीएफसी अपर लेयर। अब यहां 2 लेयर के जो एनबीएफसी हैं उसकी बात यहां पे कर रहा है। क्या कर रहा है, की मैनेजमेंट पर्सोनल्स, की मैनेजमेंट पर्सोनल्स यहां किस क्या बात कर रहा है कि एक्सेप्ट फॉर डायरेक्टरशिप्स इन सब्सिडियरी की मैनेजरियल पर्सोनल्स शैल नॉट होल्ड एनी ऑफिस including directorship in any other NBFC middle layer और NBFC upper layer। बात समझ में आ रही है। एक्सेप्ट फॉर डायरेक्टरशिप, ठीक है, क्या कह रहा है कि एक्सेप्ट फॉर डायरेक्टरशिप इन सब्सिडियरीज, सब्सिडियरी यदि एनबीएफसी का किसी का उसी का सब्सिडियरीज है तो उसमें डायरेक्टरशिप तो हो सकती, ठीक है, लेकिन की मैनेजरियल पर्सोनल शैल नॉट होल्ड एनी ऑफिस इंक्लूडिंग डायरेक्टरशिप्स इन एनी अदर एनबीएफसी, जो मिडिल लेयर और अपर लेयर है उसमें वो नहीं हो सकती। सब्सिडियरीज में हो सकता है लेकिन यदि मिडिल लेयर और अपर लेयर का ही यदि एनबीएफसी है कोई दूसरा तो उसमें डायरेक्टरशिप भी नहीं हो सकता है। वो समझ रहे हैं बात को।
A timeline of 2 years is provided with effect from the October 1st of 2022 to ensure compliance with these norms। और ये बोला कि स्ट्रिक्टली कंप्लायंस होना चाहिए आपका। यहां पे बोला गया है कि 2 साल का समय दिया गया है ना। यदि कहीं कोई है भी डायरेक्टर तो उस तरह से वहां पे हटना पड़ेगा, इसलिए 2 साल का टाइम दिया गया है, जो कि आपका अक्टूबर 2022 से शुरू होता है। ठीक है। It is clarified that they can assume directorships in the NBFC base layer। अब देखिए यहां पे क्या कह रहा है, यहां क्या समझा कि सब्सिडियरीज में तो डायरेक्टरशिप हो सकता है वो, लेकिन एनबीएफसी मिडिल लेयर और अपर लेयर में नहीं होगा, वो किसी दूसरे एनबीएफसी की बात हो रही है। लेकिन वही बात कर रहा है कि यदि बेस लेयर का एनबीएफसी है तो उस केस में यदि पहले से जो आपका मिडिल लेयर और अपर लेयर के एनबीएफसी के डायरेक्टर्स हैं तो वो किसी दूसरे बेस लेयर वाले में हो सकता है। यहां पे ये बातें हो रही है। ठीक है। अब देखिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। अब डायरेक्टर जो है अलग अलग नाम जैसे आप जानते होंगे, अलग अलग प्रकार के, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो इस तरह से अलग अलग जो डायरेक्टर हैं उसमें से यहां बात हो रही है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो यहां क्या कह रहा है कि एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल नॉट बी ऑन द बोर्ड ऑफ मोर देन 3 years ऑफ एनबीएफसी मिडिल लेयर और अपर लेयर की बात है एट द सेम टाइम। मतलब कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, देखिए ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज ना होइएगा, यहां जो था यहां पे मेन डायरेक्टर्स की बात हो रही है, यहां पे जो बात हो रही है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की बात हो रही है। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर यदि कोई है किसी एनबीएफसी में, है ना, मिडिल लेयर और अपर लेयर में, तो बोल रहा है कि किसी दूसरे मिडिल लेयर और अपर लेयर के जो डायरेक्टरशिप हैं वो तीन एक साथ में, 3 से ज्यादा का नहीं हो सकता है। मतलब 3 का तो हो सकता है, 3 से ज्यादा जो है दूसरे एनबीएफसी के मिडिल लेयर और अपर लेयर में वो नहीं हो सकते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में एक साथ में। बात समझ में आ रही है। फर्दर द बोर्ड ऑफ द एनबीएफसी शैल इंश्योर दैट देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट arising out of their independent directors being on the board of another NBFC at the same time। फिर कह रहा है कि द बोर्ड ऑफ द एनबीएफसी, जो एनबीएफसी है उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए कि दूसरी जगह यदि डायरेक्टर्स हैं वो दूसरे ये में एनबीएफसी में एट द सेम टाइम, हालांकि 3 से ज्यादा तो नहीं हो सकता है, तो उस केस में भी उसमें आपका जो है सो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, नो कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है। और टाइमलाइन ऑफ 2 years, यहां भी 2 साल का समय दिया गया है जो आपका 2022 से स्टार्ट है अक्टूबर से, इस चीज को कंप्लाई करने के लिए। ठीक है। देयर शैल बी नो रेस्ट्रिक्शंस टू डायरेक्टरशिप्स ऑन द बोर्ड ऑफ, यहां भी बेस लेयर की बात यहां कह रहा है, एक्सेप्शन है कि बेस लेयर में ये चीज लागू नहीं होता है। ठीक है। सब्जेक्ट टू एप्लीकेबल प्रोविजंस ऑफ कंपनी एक्ट 2013, ये सारे प्रोविजन यदि एज पर 2030 एक्ट है तो एनबीएफसी का जो बेस लेवर है, बेस लेयर एनबीएफसी है, वहां पे ये जो प्रोविजन अभी हमने देखा कि 3 एनबीएफसी से ज्यादा का वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं हो सकता है एक साथ में, तो वो एनबीएफसी बेस लेयर पे लागू नहीं होगा। वो किस पे लागू होगा? मिडिल लेयर और अपर लेयर। यहां तक क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा आपका। अब आगे देखते हैं डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर की बात, क्या हमें डिस्क्लोज करना है? तो एनबीएफसी सेल इन एडिशन टू द एग्जिस्टिंग रेगुलेटरी डिस्क्लोजर, है ना, जो रेगुलेटरी डिस्क्लोजर है, जो रेगुलेशन एज पर संवैधानिक एज पर जो रेगुलेटरी बॉडीज है उसके जो डिस्क्लोजर है वो तो करने ही है, उसके अलावा डिस्क्लोज द फॉलोइंग इन देयर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद इफेक्ट फ्रॉम मार्च 31st 2023। क्या चीज है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट, corporate governance report containing compositions and category of directors, shareholdings of non-executive director etc। मतलब डायरेक्टर्स के जो रोल हैं, है ना, टाइप्स हैं, ये सारी चीज को आपको डिस्क्लोज करना है। और भी कुछ पॉइंट्स थे इसमें, लेकिन इंपॉर्टेंट आपका जो था वो हमने यहाँ पे बता दिया। तो इस तरह से ये स्लाइड आपको पूरी तरह से कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे बात हम करते हैं चीफ कंप्लायंस ऑफिसर्स की। देखिए जिस तरह से आपने चैप्टर नंबर शायद 26 में था कि चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, हाँ 26 में ही था, थर्ड पार्ट में हमने डिटेल में समझा था कि चीफ कंप्लायंस ऑफिसर का रोल बैंक में किस प्रकार से है। रिसेंटली जो आरबीआई के द्वारा
बताया गया है गाइडलाइंस, उसके आधार पे चीफ कंप्लायंस ऑफिसर्स जो बैंक में एग्जिस्ट करते हैं, उसी तरह से एनबीएफसी में भी चीफ कंप्लायंस ऑफिसर्स का रोल यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, यहां बताया गया है कि चीफ कंप्लायंस ऑफिसर्स, इसका काम क्या होता है कि जो भी रेगुलेटरी गाइडलाइंस है, सेल्फ बॉडी जो आपके ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कोड ऑफ कॉन्डक्ट्स है, एथिकल व्यूज है, ये सारे को कंप्लाई किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है उस ऑर्गेनाइजेशंस में, इसे चेक करने के लिए चीफ कंप्लायंस ऑफिसर्स को बैठाया गया है। ठीक है, तो बैंक में भी है और एनबीएफसी में भी यहां पे इसकी बात हो रही है। In order to ensure an effective compliance culture, it is necessary to have an independent compliance functions and a strong compliance risk management framework in NBFC। वही है, कंप्लाई होने के लिए जो गाइडलाइंस है उसके लिए चीफ कंप्लायंस ऑफिसर्स की जरूरत यहां भी पड़ती है। NBFC आर therefore required to appoint a chief compliance officer CCO who should be sufficiently senior in the organization's hierarchy. NBFC shall put in place the board approved policy laying down the role and responsibility of the CCO with the objective of promoting the better compliance culture in the organizations। कि compliance culture जो है organizations में सारे guidelines है पूरा हो रहा है कि नहीं है, ये सब देखने के लिए बोर्ड अप्रूव पॉलिसी के द्वारा यहाँ पे सीसीओ का किस प्रकार से उसका सिलेक्शन किया जाएगा, क्या है नहीं है, कमिटी कैसे, ये सारी चीजों का यहाँ पे बोर्ड अप्रूव पॉलिसी जो है उसके द्वारा सीसीओ का अपॉइंटमेंट किया जाएगा। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट है आपका कोर बैंकिंग सॉल्यूशन सीबीएस। एनबीएफसी विद 10 and more branches are mandated to adopt core banking solution। ठीक है, जहां भी 10 या 10 से ज्यादा ब्रांचेज जिस एनबीएफसी के हैं वहां पे सीबीएस लागू करना जरूरी है, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन लागू करना जरूरी है। बात समझ में आ रही है। और ये जो आपका है टाइमलाइन, ये फ्रॉम 1 अक्टूबर 2022 से आपका कम से कम यहां से शुरू होता है यदि पहले से आपने नहीं किया है तो। ठीक है, चलिए अब फ्रेंड्स आगे बात करते हैं। अभी मिडिल लेयर और किसकी बात कर रहे थे हम, अपर लेयर की बात कर रहे थे। अब यहाँ पे एडिशनल कुछ है जो हम अपर लेयर की बात यहां और हम करते हैं। यही सब ज्यादा कंफ्यूजिंग है कि बीच बीच में आपको अलग प्रकार के जो अपर लेयर, मिडिल लेयर, बेस लेयर है ना, ये सारी चीजों के बताता है, यहां पे कंफ्यूज लोग कर जाते हैं ज्यादा। ठीक है, फिर भी देखते हैं। तो अपर लेयर में जो यहाँ पे एनबीएफसी के जो अपर लेयर है उसके लिए कुछ एडिशनल रेगुलेशंस की बात यहाँ कही गई है। वो क्या है कि क्वालिफिकेशंस ऑफ द बोर्ड मेंबर, उसके डिफरेंट क्वालिफिकेशन है ना, एक्सपर्टीज होने चाहिए, इस प्रकार की यहाँ बात हो रही है। लिस्टिंग एंड डिस्क्लोजर, जब आप जो एनबीएफसी हैं, अपर लेयर की बात हो रही है, एनबीएफसी अपर लेयर शैल बी मैंडेटरली लिस्टेड विद इन 3 years ऑफ आइडेंटिफिकेशंस एज द एनबीएफसी यूएल। यदि एनबीएफसी पहले से लिस्ट नहीं है ना, लिस्ट मतलब क्या हो गया, स्टॉक एक्सचेंज में यदि लिस्टेड नहीं है, तो जब भी वो एनबीएफसी अपर लेयर में आया वहां से 3 साल का टाइम है कि कम से कम विद इन द 3 years जब से वो एनबीएफसी अपर लेयर में कैटेगराइज किया गया है उसे लिस्ट होना पड़ेगा। कहां पे, स्टॉक एक्सचेंज में। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि रिमूवल ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, कि आप यदि रिमूव करना चाह रहे हैं तो उस केस में हटाना चाह रहे हैं तो क्या है, अपर लेयर की बात हो रही है। तो एनबीएफसी अपर लेयर शैल बी रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट टू द सुपरवाइजर्स इन case any independent directors is removed or resigned completions of his normal tenure। जो नॉर्मल टेन्यूर है उससे पहले यदि रिजाइन या रिमूव किया जाता है तो ऐसे केस में सुपरवाइजर्स जो हैं, जो देख रहे हैं इस सब चीज को, कमिटी को, उसे इन्फॉर्म किया जाना चाहिए इस चीज का। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे आपका है एक और पॉइंट है इससे रिलेटेड, समझ लेते हैं क्या है कि रेगुलेटरी गाइडलाइंस फॉर अंडर टॉप लेयर। टॉप लेयर्स की यहां पे बात हो रही है। ठीक है, एक यहां गाइडलाइंस है टॉप लेयर की, बाकी अभी जो भी हमने पढ़ा अपर लेयर का था और मिड लेयर का था। ठीक है, और एक्सेप्शन में बीच बीच में कहीं बेस लेयर के बारे में भी आपने समझा था। ठीक है, क्या कह रहा है कि एनबीएफसी फॉलोइंग इन द टॉप लेयर ऑफ द रेगुलेटरी स्ट्रक्चर शैल इंटर एलिया बी सब्जेक्ट टू द हायर कैपिटल चार्ज। वैसे एनबीएफसी जो टॉप लेयर में आ गए हैं तो उसको एडिशनल कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, ज्यादा कैपिटल रखना पड़ेगा ताकि वो जो है एनबीएफसी वो, क्योंकि यहाँ पे टॉप लेयर में आ गया इसका मतलब रेगुलेशन टाइट हो गया इसके लिए, है ना, निगरानी इसकी ज्यादा हो गई। तो यहाँ पे कह रहा है कि ऐसे एनबीएफसी को हायर कैपिटल
चार्ज की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा यहाँ कैपिटल रखना पड़ेगा इसको। सच हायर, अब इसका कितना रखना पड़ेगा, क्या रखना पड़ेगा, वो सब दिमाग मत लगाइए। सच हायर रिक्वायरमेंट शैल बी स्पेसिफिकली कम्युनिकेटेड टू द एनबीएफसी एट द टाइम ऑफ इट्स क्लासिफिकेशन इन द टॉप लेयर। और ये चीज का कम्युनिकेशन जो उसी समय कर दिया जाएगा जब एनबीएफसी को टॉप लेयर में क्या है कन्वर्ट किया जाता है, उसका जब उसे नोटिस इशू किया जाएगा, तो वैसे केस में जो है सो टॉप लेयर वाले जिसमें जाने वाले हैं उसके लिए अलग से कितना चार्ज लगेगा, कितना आपको कैपिटल रखने की जरूरत है, ये सारी चीजों को इंफॉर्मेशन दे दिया जाता है। There will be enhanced and intensive supervisory engagement with these NBFC। वही बताया कि यहाँ पे जो NBFC आ गए हैं, टॉप लेयर पे यदि कोई NBFC कंसीडर किए गए हैं, तो वैसे केस में उसका जो सुपरविजन है वो बहुत ज्यादा टाइट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ रिस्क ज्यादा रहता है। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं ट्रांजिशन पाथ की। ट्रांजिशन पाथ क्या हो गया कि जब आपका कोई एनबीएफसी मिडिल लेयर में है वो आपका अपर लेयर में आ गया, कोई एनबीएफसी अपर लेयर है वो टॉप लेयर में आ गया, है ना। जब एक लेयर से दूसरे लेयर में जा रहा है तो उसका ट्रांजिशन जो है, एक लेयर से दूसरे लेयर में जाने का टाइम जो है उसके बीच में क्या क्या होता है ना, और कितने दिन तक वो रह सकता है एक लेयर से दूसरे लेयर में, इसकी यहां बात होती है, यही ट्रांजिशन पथ है, ठीक है। क्या है, ट्रांजिशन पथ है। तो क्या कह रहा है कि ट्रांजिशन प्लान किस प्रकार से होगा कि वंस अ एनबीएफसी इज आइडेंटिफाइड फॉर इंक्लूजन एज एनबीएफसी अपर लेयर, जब कोई एनबीएफसी को यह डिसाइड कर लिया गया कि हाँ ये एनबीएफसी जो है सो अपर लेयर में होंगे, द एनबीएफसी शैल बी एडवाइज्ड अबाउट इट्स क्लासिफिकेशंस बाय द डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशंस रिजर्व बैंक एंड इट विल बी प्लेस्ड अंडर द रेगुलेशन एप्लीकेबल टू द अपर लेयर। तो इसके लिए क्या किया जाएगा, उसे बताया जाएगा, है ना। क्या किया जाएगा, एडवाइज्ड अबाउट द क्लासिफिकेशन, उसके बारे में उसे एडवाइज किया जाएगा, बताया जाएगा, किसके द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशन जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के है उसके द्वारा बताया जाएगा कि हाँ ये एनबीएफसी जो है अब जो है आप अपर लेयर में जा रहे हैं, मिडिल लेयर का क्राइटेरिया आपका नहीं है, अपर लेयर का है, इसलिए आप अपर लेयर में आपको भेजा जा रहा है। फॉर दिस पर्पस द फॉलोइंग टाइमलाइन शैल बी अडेयर्ड टू, और इसके लिए टाइमलाइन जो है, ठीक है, किसके लिए, जब अपर लेयर में कैटेगराइज किया जाता है किसी एनबीएफसी के लिए, तो क्या कह रहा है, within 3 months of being advised by RBI regarding its inclusion in the NBFC upper layer, the NBFC shall put in place a board approved policy for adoptions of the enhanced regulatory framework and chart out an implementation plan for adhering to the new set of regulations। आरबीआई के जो इंटीमेशंस हैं, जो दिया गया है, उसके जो एडवाइस किया गया है कि अब आप अपर लेयर में जा रहे हैं, उसके विदिन 3 मंथ्स, 3 महीने के अंदर एनबीएफसी के जो बोर्ड है ना, उसका क्या करना पड़ेगा, पुट इन प्लेस बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी, एक बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी बनाना पड़ेगा। जो एनबीएफसी अपर लेयर में गए हैं तो उसके जो गाइडलाइंस है अपर लेयर के लिए कि क्या क्या आपको फॉलो करना है, क्या क्या मेंटेन करना है, तो वो एक अप्रूव्ड बोर्ड पॉलिसी आपको फिर तैयार करना पड़ेगा। कब, विदिन आपके जो आरबीआई के जो एडवाइस किए गए हैं कि अपर लेयर में आप जा रहे हैं, उसके विदिन 3 मंथ्स, ठीक है, विदिन 3 मंथ्स आपको बोर्ड अप्रूव्ड बोर्ड पॉलिसी एक एडॉप्ट करनी पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। आगे कह रहा है कि द बोर्ड शैल ensure that the stipulations prescribed for the NBFC upper layers are adhered to within a maximum time period of 24 months from the date of advice regarding classifications as NBFC upper layer from the Reserve Bank। जब से रिजर्व बैंक के द्वारा एडवाइस किया गया कि आप अपर लेयर में कैटेगराइज होने वाले हैं, उसके 2 साल के अंदर ये सारे जो अपर लेयर वाले रेगुलेशंस गाइडलाइंस हैं आरबीआई के, वो सारे पूरे होने चाहिए, वो सारे पूरे होने चाहिए। बात समझ में आ रही है। यहां पे था कि विदिन 3 मंथ्स एक बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी हो जाना चाहिए, और जितने भी गाइडलाइंस है अपर लेयर का विदिन
24 मंथ्स ये जहां से एडवाइज किया गया है वहां से, मतलब ये 3 मंथ्स भी इंक्लूडेड है, वहां से वो पूरा हो जाना चाहिए। ठीक है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ट्रांजिशन, जो ट्रांजिशन पीरियड है, मतलब मिडिल लेयर से जब अपर लेयर जाने का जो पीरियड है, ठीक है, ड्यूरिंग द ट्रांजिशन पीरियड कैलिब्रेटेड इंक्रीमेंट टू बिजनेस में बी अलाउड थ्रू द सुपरवाइजरी एंगेजमेंट। अब ऐसा नहीं है कि अब जैसे मिडिल लेयर से अपर लेयर में एनबीएफसी गया है, ठीक है, तो यहां पे अपर लेयर का जो भी गाइडलाइंस है आरबीआई को, उसका पूरा करने में समय लगेगा, है ना। विद इन 3 मंथ तो उसको सिर्फ बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी बनाने में लग जाते हैं। ठीक है। तो इसके बीच में क्या होगा, क्योंकि यहां पे गाइडलाइंस तो मिडिल लेयर वाले तो चलेंगे नहीं, क्योंकि ये अपर लेयर में कैटेगराइज हो चुके हैं। तो ऐसे केस में इसके बीच में जो ट्रांजेक्शन्स होंगे, इसके बीच में जो भी एक्टिविटीज होगी, उसका सुपरवाइजरी एंगेजमेंट उसके लिए होना जरूरी है। ठीक है, मतलब उस पर सुपरवाइज किया जाएगा उस बीच में। द पीरियड ऑफ 3 मंथ्स प्रोवाइडेड फॉर चार्टिंग आउट द प्लान फॉर इंप्लीमेंटेशन शैल बी subsumed within 24 month टाइम पीरियड रेफर टू द, वही कह रहा है, अभी पहले बताया आपने मैंने कि यहां पे 24 मंथ्स का जो ये पीरियड है, इसमें ये 3 मंथ्स भी इंक्लूडेड है। टोटल कंप्लीट जो यहाँ पे गाइडलाइंस इसका पूरा किया जाएगा वो 24 मंथ्स में, ये 3 मंथ्स भी इंक्लूडेड है, वही यहाँ पे कह रहा है, सबज्यूम किया गया है वो 3 मंथ्स को। आगे है फ्रेंड्स कि द रोड मैप एज अप्रूव्ड बाय द बोर्ड towards the implementations of enhanced regulatory requirements shall be submitted to the Reserve Bank and shall be subject to supervisory review। और जो भी बोर्ड के द्वारा बनाया जाएगा, जो भी बोर्ड के द्वारा अप्रूव्ड पॉलिसी होगी, उसे रिजर्व बैंक के पास भी क्या है, सबमिट उसे करना पड़ेगा, उसे बताना पड़ेगा, उसे दिखाना पड़ेगा। ठीक है। अब फ्रेंड्स ये लास्ट स्लाइड है, इसमें वही अपर लेयर की बात ही कर रहा है कि वंस एनबीएफसी इज कैटेगराइज्ड एज एनबीएफसी अपर लेयर, जब एक बार कोई अपर लेयर में चला गया कोई एनबीएफसी, तो इट शैल बी सब्जेक्ट टू इनहांस्ड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। डेफिनेटली तो उसका रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट जो है, रेगुलेटरी गाइडलाइंस जो है, वो उस पर लगना शुरू हो जाएगा। लेकिन वो जो गाइडलाइंस उसका है अपर लेयर का, वो एटलीस्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर। जब एक बार कोई गया, मान लीजिए एक बार अपर लेयर में गया और नेक्स्ट ईयर वो फिर से उसका एलिजिबिलिटी नहीं है और मिडिल लेयर में आ जाता है, लेकिन यहां कह रहा है कि एक बार यदि आप अपर लेयर में चल गए तो कम से कम 5 साल तक आपका जो है सो, जिस दिन से आप क्लासिफाई हुए अपर लेयर के लिए, तब से आपका जो अपर लेयर का गाइडलाइंस है वो आप पे लागू होगा। वो जो क्राइटेरिया है वो आपको मीट करना पड़ेगा 5 साल तक कम से कम। उससे पहले यदि अपर लेयर का जो गाइडलाइंस है वो नहीं पूरा करते हैं, मतलब कहने का मतलब आपका मिडिल लेयर का, बेस लेयर का गाइडलाइंस आ जाता है, फिर भी आपका 5 साल तक कम से कम गाइडलाइंस वो आपको अपर लेयर का ही फॉलो करना पड़ेगा, उसी में आपको माना जाएगा। लेकिन यदि उसके आगे भी कंटिन्यू रहते हैं तो 5 साल से ज्यादा भी रहेगा। लेकिन यहां कह रहा है कि 5 साल से पहले भी यदि आपका अपर लेयर का गाइडलाइंस, आपका मतलब क्राइटेरिया जो होना चाहिए वो नहीं है ना, कम हो गया है, फिर भी 5 साल तक आपको अपर लेयर का जो रेगुलेशंस है वो आपका चलता रहेगा, है ना। और उससे ज्यादा के लिए आप अपर लेयर में बने रहते हैं तब तो फिर वो चलता ही रहेगा। बात समझ में आ रही है? आगे देखिए, यहां पे बात कर रहा है कि एनबीएफसी अपर लेयर में हाउएवर मूव आउट of the enhanced regulatory framework before the period of 5 years if the movement is on account of voluntary strategic move to readjust operations as per board approved policy। यहां पे अभी हमने क्या समझा कि 5 साल तक एक बार यदि चले गए हैं तो 5 साल तक आपका रेगुलेशन जो है अपर लेयर के अनुसार से ही होगा। लेकिन यहां पे इसका उल्टा क्या कह रहा है कि 5 साल से कम का भी रेगुलेशन आप पे लगाया जाएगा। किस केस में? किस केस में? जैसे देखिए अपर लेयर जैसे मिडिल लेयर में थे आप, कहीं अपर लेयर में आप चले गए, तो ये जब गए तब से 5 साल तक आपको तो रेगुलेशंस इसका अपर लेयर का जो गाइडलाइंस है आरबीआई का वो आएगा, भले ही आपका फिर से मिडिल लेयर का क्राइटेरिया आप मीट कर रहे हैं। बात समझ में आ रहे हैं? फिर भी ये 5 साल तक आपका रेगुलेशन चलेगा अपर लेयर का। लेकिन यहां कह रहा है कि 5 साल से कम का भी आपका हो सकता है। किस केस में होगा? जब जो एनबीएफसी है वो वॉलेंट्री स्ट्रेटेजिक मूव किया है, मतलब वो जो जब वो अपर लेयर में गया था
तो उसको जानबूझ करके वॉलेंट्री स्ट्रेटजिक था उसका, ठीक है, मूव करने के लिए, किस लिए, रीएडजस्ट ऑपरेशन एज पर बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी। तो वैसे केस में तो आप फिर से 5 साल से पहले भी आपका जो अपर लेयर का रेगुलेशन है वो हटाया जा सकता है, लेकिन this stipulation shall not apply if the scaling down of operations is on account of adverse situations specific to the NBFC and its deteriorating financial condition। लेकिन जब खुद से आपके जो बिजनेस हैं एडवर्स सिचुएशंस के वजह से, है ना, डेट्रियोरेट हो रहे हैं आपके फाइनेंशियल कंडीशन, उसके वजह से अपर लेयर से मिडिल लेयर में आ रहे हैं आप, एक बार जाने के बाद आपका बिजनेस की स्थिति के वजह से आप मिडिल लेयर में फिर क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं, तो वैसे केस में 5 साल से पहले तक आपका रेगुलेशन ऐसा नहीं है कि खत्म होगा, 5 साल तक रेगुलेशन फिर उस केस में चलता रहेगा जब एक बार आप अपर लेयर में चले गए हो तो। ठीक है फ्रेंड्स, लास्ट पॉइंट है कि एनबीएफसी विच आर क्लोज टू मीटिंग द पैरामीटर एंड बेंचमार्क दैट वुड रेंडर देम एलिजिबल फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एनबीएफसी अपर लेयर शैल बी इंटीमेटेड अबाउट द सेम टू इनेबल देम टू रीएडजस्ट देयर ऑपरेशंस इन केस दे इंटेंड टू कंटिन्यू फंक्शंस एज द एनबीएफसी मिडिल लेयर ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस एंड डू नॉट वांट टू ग्रेजुएट द एनबीएफसी अपर लेयर। क्या देखिए, कोई भी नहीं चाहेगा कि हम अपर लेयर में जाएं, ठीक है, बिजनेस के आधार पे, बिजनेस तो हर कोई बढ़ाना चाहता है, तो साइज के आधार पे, बिजनेस के आधार पे, एक्टिविटी के आधार पे तो जाना पड़ेगा, लेकिन कभी कभी ऐसा है कि कोई जो है सो मिडिल लेयर का है, वो अपर लेयर में वो जाने के लिए उस प्रकार के वो जो बॉर्डर पे खड़े हैं, है ना, बॉर्डर पे खड़े हैं, उसके बाद वो अपर लेयर में वो चले जाएंगे, तो उस केस में उसको इंटीमेशन दिया जाता है कि देखिए आप अपर लेयर में जाने वाले हैं, तो आप यदि चाहते हैं कि मिडिल लेयर में ही बने रहें तो आपके जो बिजनेस है उसको आप रीएडजस्ट करिए, और नहीं चाहते हैं कि आप अपर लेयर में जाएं तो ठीक है, और नहीं तो अपने बिजनेस को आप रीएडजस्ट करके मिडिल लेयर में ही रह सकते हैं। तो इसके लिए इंटीमेशन पहले ही दिया जाता है जब वो बॉर्डर लाइन पे खड़े होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद है कि जहां तक बताया गया बहुत सारी चीजें आपको कंफ्यूज तो की होंगी, ये तो पूरी उम्मीद है मुझे, लेकिन फिर भी जहां तक आपने याद कर पाया, जहां तक आप समझ पा रहे हैं उतना याद करिए, बहुत ज्यादा बर्डन न लीजिए। तो इस तरह से ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। देखिए यहां पे एक चीज मैं छोड़ रहा हूं, वो क्या छोड़ रहा हूं ध्यान से समझिए, सीसीओ चीफ कंप्लायंस ऑफिसर्स, इसके रोल, टेन्यूर, सिलेक्शन प्रोसेस, जो भी एक्टिविटीज है सीसीओ के, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर्स के, वो यहां मैं छोड़ रहा हूं। इसके लिए एक और वीडियो बन सकता था, मैं यहां पे नहीं बनाऊंगा। कारण ये है कि जो भी आपका चैप्टर नंबर 26 में सीसीओ पढ़ाया गया है, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, आप पार्ट 3 देखिएगा, पार्ट 3 आप जब देखेंगे वीडियो का, उसमें चीफ कंप्लायंस ऑफिसर्स का रोल बताया गया है, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है उसकी वो बताई गई है वहां पे। तो आप उस पार्ट को आप देख लीजिए, सेम चीज यहां भी अप्लाई होता है, एनबीएफसी के केस में भी, एनबीएफसी के केस में भी सीसीओ के जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सेम ही है ना, 99%। अब यहां पे कुछ कुछ पॉइंट है जो अलग से आपको याद रखने हैं, तो आप उसे सिर्फ कर लीजिए, आपका काम चल जाएगा। यहां पे देखिए एक चीज मैं बता रहा हूं, टेन्यूर की बात मैं कर रहा हूं कि जो सीसीओ है, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर है, इसके जो टेन्यूर है, जितने दिन के लिए इसे अपॉइंट किया जाता है, तो बैंक के लिए था क्या, मिनिमम 3 इयर्स, मिनिमम 3 इयर्स करना था। लेकिन एनबीएफसी में यदि बोर्ड चाहे तो इसका एक्सेप्शनल बेसिस में 1 साल के लिए भी इसकी नियुक्ति की जा सकती है, इसका टेन्यूर 1 साल भी हो सकता है। ये एक डिफरेंस है। बाकी आप वही वीडियो को देखिए और कंप्लीट वहां सिर्फ एनबीएफसी कर दीजिए, जहां बैंक है वहां पे, और सारी चीजें वही लागू हो जाएगी। बात समझ में आ गई? चलिए, इस तरह से ये कंप्लीट होता है। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नए वीडियो के साथ। ठीक है, थैंक यू।